डॉक्टर भूपेश हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं, उनके पास चलता हूं। डॉक्टर भूपेश, लैब का इस्तेमाल, इंस्टीट्यूशन का इस्तेमाल, क्या इंस्टीट्यूशन के नाम पर केमिकल खरीदने के लिए और लैब का इस्तेमाल उसको टेस्ट करने के लिए किया गया हो सकता है? देखिए, जहाँ तक लिक्विड फ्यूल का जो इस्तेमाल है वो डेफिनेटली लैब के ज़रिए बहुत आसानी से मिल सकता है। जब भी कोई ऐसी इंस्टीट्यूशनल लैब होती हैं तो उसमें केमिकल की खरीद फरोख्त बड़ी आसानी से हो जाती है, यूनिवर्सिटी के नाम पर या जो प्रैक्टिकल्स होते हैं उनके नाम पर। और जो अमोनियम नाइट्रेट है वो फार्मर्स को रिलीज़ होता है या और किसी को, वो बहुत ही उसकी क्वांटिटी निर्धारित है जो गवर्नमेंट ने कर रखी है। पर ये जो मॉड्यूल चल रहा था ये तकरीबन 2-3 साल से चल रहा था। मैं इसका ये समझ सकता हूँ कि फॉरेंसिकली इसको देखें तो इतना सारा अमोनियम नाइट्रेट इकट्ठा करना धीरे धीरे करके, या तो इसको फार्मर्स से खरीदा गया महंगे दामों पर, तो फार्मर्स अपने नाम पर इशू करा के इनको बेच रहे थे किस तरीके से अमोनियम नाइट्रेट, क्योंकि फर्टिलाइजर की तरह यूज होता है। लगता है कि इसको लेकर तो बड़े सख्त नियम होंगे। अगर ये फार्मर्स को दिया भी जाता है तो इंश्योर किया जाता होगा कि फार्मर्स फिर इसको किसको हस्तांतरित ना करें। नंबर 1, नंबर 2, एक लिमिटेड क्वांटिटी होगी जो दी जाती होगी फार्मर्स को। कर्नल अनुराग शुक्ला हमारे साथ मौजूद हैं जो एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट हैं। सर, इसको लेकर नियम कायदे क्या कहते हैं? नियम यही कहता है कि फर्टिलाइजर के लिए अलग नाइट्रेट यूज होता है और एक्सप्लोजिव के लिए अलग है। मतलब इसकी ग्रेडिंग अलग है सर? मैं आपको सिर्फ 3 डिफरेंस बताता हूं और मैं बताता हूं कि ये जो लैब का रोल स्कैन किया जा रहा है पुलिस के लिए, पुलिस के द्वारा, तो क्यों किया जा रहा है। तो जो लैब में जो हम फर्टिलाइजर के लिए जो अमोनियम नाइट्रेट यूज करते हैं उसके अंदर क्या होता है कि 30 से 34% नाइट्रोजन होता है और रेस्ट ऑक्सीजन होती है। लेकिन अगर इसी चीज को हम इंप्रूव करके एक्सप्लोजिव ग्रेड बनाने की कोशिश करें तो हमें 50% नाइट्रोजन की जरूरत होती है। सेकंड क्या है, मॉइस्चर लेवल। मॉइस्चर लेवल जो फर्टिलाइजर ग्रेड में होता है तकरीबन 15% मॉइस्चर होता है, लेकिन अगर हम एक्सप्लोजिव ग्रेड में जाएं तो लेस देन 1% होता है। और तीसरी बात लास्ट है कि इसका फॉर्म क्या होता है। एक्सप्लोजिव ग्रेड में बिल्कुल पाउडर फॉर्म में होता है, इसीलिए वो बहुत जल्दी आग पकड़ता है और बिल्कुल धमाके के साथ फटता है। लेकिन अगर हम इसी चीज को फर्टिलाइजर ग्रेड में देखें तो ग्रेन्यूल्स के फॉर्म पे होते हैं, छोटे छोटे दाने। इतनी बड़ी बात बताइए सर आपने, अपने दर्शकों के लिए दोहरा देता हूं। अमोनियम नाइट्रेट जो किसान इस्तेमाल करते हैं और अमोनियम नाइट्रेट जो धमाके के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसमें फर्क होता है। कहने को अमोनियम नाइट्रेट ही होता है, लेकिन इसका फिजिकल फॉर्म, इसका तौर तरीका, इसमें मॉइस्चर कितना मौजूद है, ये सब इसको डिफरेंशिएट करता है उस अमोनियम नाइट्रेट से जो कि धमाके के लिए इस्तेमाल किया जाता है और उससे जो। लेकिन यहां अगली खबर आ रही है, वो तो बहुत बड़ी खबर है, शाहीन से जुड़ा ये अपडेट और कहीं नहीं मिलेगा। देखिए ध्यान से, टीवी 9 भारतवर्ष, कानपुर से जुड़े दिल्ली धमाकों के तार। गिरफ्तार शाहीन कानपुर में प्रोफेसर थी, मेडिकल कॉलेज के फार्माकोलॉजी विभाग में काम करती थी। 2006 में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयन, 2013 में अचानक गायब हो गई, जिसके बाद उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था। और अब यहीं देखिए, इसी से जुड़ी हुई अगली खबर डॉक्टर शाहीन को थी। धमाके की सारी जानकारी, सोर्सेज बता रहे हैं, सारी जानकारी थी शाहीन के पास। धमाके के लिए शाहीन ने किया था पैसों का इंतजाम। सोर्सेज ये बता रहे हैं इस पूरे मामले को फंड करने का काम भी शाहीन कर रही थी। 30 से 40 लाख रुपए की फंडिंग शाहीन ने की थी। क्या यह पैसा पाकिस्तान से आया था? क्या यह पैसा जैश ए मोहम्मद की तरफ से भेजा गया था? क्या आतंकी विंग ने मदद की थी? शाहीन ने कई बार किया जम्मू कश्मीर का दौरा। सोर्सेज बता रहे हैं अभियुक्त डॉक्टर उमर और मुजम्मिल से एनजीओ के जरिए जुड़ने का शक। डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उमर से किसी एक एनजीओ के जरिए जुड़ी थी शाहीन, ये बताया जा रहा है। और फिर मुजम्मिल और शाहीन बहुत फ्रीक्वेंटली आपस में टच में थे। आतंकी मुजम्मिल की दोस्त है शाहीन, यहां तक कि शाहीन की गाड़ी का इस्तेमाल भी अपनी गाड़ी की तरह करता था मुजम्मिल। अगली खबर देखिए, दिल्ली ब्लास्ट के बाद 11 राज्यों में हाई अलर्ट। अयोध्या, काशी, मथुरा, सेंसिटिव जगहों की सुरक्षा बढ़ी, बड़े मंदिरों की सुरक्षा बढ़ी। दिल्ली में हाई अलर्ट पर है आईजीआई एयरपोर्ट और मेट्रो स्टेशन। स्टैंड बाय पर रखी गई है क्विक रिस्पांस टीम और एंटी टेररिस्ट स्क्वाड। और दिल्ली धमाके का पाकिस्तान कनेक्शन भी सामने आ रहा है, सोर्सेज बता रहे हैं। जरा देखिए आपके सामने यहां स्क्रीन पर खबर। आतंकी संगठन जैश से जुड़ी है अभियुक्त डॉक्टर शाहीन। डॉक्टर शाहीन भारत में जैश की महिला विंग की हेड है। सोर्सेज बता रहे हैं भारत में महिला विंग में भर्ती का जिम्मा शाहीन के पास था। सोर्सेज बता रहे हैं भारत में जैश की महिला विंग का नाम जमातुल मोमिनात की इंडिया में हेड थी शाहीन, जिसकी हेड पाकिस्तान में जैश ए मोहम्मद के सरगना की बहन सादिया है। और हमारे संवाददाता अभिजीत लखनऊ से आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश में क्या क्या गतिविधियां चल रही थी। शाहीन का ठिकाना लखनऊ में, वहां पर रेड की जा रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की गई है। क्या क्या है आपके पास बताने के लिए, प्लीज गो अहेड।
देखिए, सबसे बड़ी अपडेट ये है कि आज शाहीन के घर पर पहुंची एटीएस और जेके पुलिस की टीम और उसके अलावा उनके भाई परवेज अंसारी, दोनों के जिस तरीके से लिंक सामने आ रहे हैं इस पूरे के पूरे टेरर नेटवर्क से, वो हैरान कर देने वाले हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई जगह पर रेड्स की खबरें आई, जैसे कि सहारनपुर हो गया, आपका लखीमपुर खेरी और तमाम ऐसी जगहों से जहाँ से नेटवर्क जुड़े हो सकते हैं, या फिर इनके कॉल डिटेल्स, इनके चैट बॉक्स के आधार पर जितने लोकेशंस और जितने लोगों की कनेक्शन सामने आए हैं उन लोगों से भी पूछताछ, कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, ऐसी जानकारी सामने आ रही यूपी एटीएस के द्वारा। तो तमाम तार जोड़ने की कोशिश लगातार हो रही है और कोई बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में ये पूरा का पूरा नेटवर्क था, ये भी जानकारी सामने आ रही है। बिल्कुल प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स इसमें जुड़े हुए थे और बाकायदा एक ग्रुप जो है वो बना हुआ था जिसमें इसकी बातचीत और गतिविधियां चलती थी, मीटिंग्स होती थी। सहारनपुर में जिस ठिकाने पर डॉक्टर अदील रहा करता था वहां पर देर रात लोग पहुंचते थे काले रंग के स्कॉर्पियो गाड़ी में। इस तरीके की जानकारियां सामने आ रही हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका स्केल कितना बड़ा हो सकता था। इसकी जानकारी सामने आ रही है। फिलहाल पूछताछ हर जगह पर चल रही है और दबिश भी डाल रही है पुलिस, क्योंकि परवेज अंसारी अभी भी गिरफ्त से बाहर है। शाहीन तो अभिजीत आप निगाह रखिए, आपके पास आगे भी आने वाला हूं मैं, लेकिन फिलहाल जरा यहाँ जो हमारे साथ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं उनके पास आता हूं। सर, लगातार खास तौर से 2014 के बाद भारत ने अपने सिक्योरिटी अपरेटस को बहुत ऑगमेंट कर दिया है। जनरल दत्ता, मैं आपसे समझना चाहता हूं, उसके बावजूद शाहीन जैसे लोग किस तरीके से अपने काम को लंबे वक्त तक अंजाम देते चले जाते हैं? देखिए, ऐसा है कि ये जो सीक्रेट कार्रवाई करी जाती है दुश्मन देश के माध्यम से, या अगर हम आईएसआईएस की बात करें उनके माध्यम से, जिसको रेडिकलाइजेशन बोलते हैं। अभी इस माहौल में आप ये देखिए, ये जितने डॉक्टर हैं कहाँ से कनेक्शन है इनका? J&K से, J&K में श्रीनगर से। श्रीनगर में जितने आपके वहाँ पे मदरसे हैं या वहाँ से जो लोग पढ़ के निकलते हैं, इन लोगों को सबको वजीफ़े मिले थे। इन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज से अपना MBBS किया, उसके बाद ये आकर यहाँ पर फरीदाबाद में ट्रांसफ़र हो गए। तो ये जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग थी पाकिस्तान की ISI की, कि आप भारत के अंदर इतनी रेडिकलाइजेशन कर दें कि यहीं से लोग पैदा होते रहें आगे काम चलाने के लिए। और अभी इन्होंने वाइट कॉलर को इसलिए चुना, पाकिस्तान ने वो संदूर के बाद देखा कि भारत एकदम पलटवार करेगा और जितना नुकसान पाकिस्तान का हुआ, उन्होंने प्लान किया कि इतना हाई एक्सप्लोसिव इतना इकट्ठा करा दो कि बिना कोई मिसाइल मारे ही भारत के अंदर ही धमाके हो जाएं। तो ये उनकी प्लानिंग है, ये वो आगे चल के इसके तार खुलेंगे। तो ये जो मॉड्यूल्स हैं ये आज के नहीं है, बहुत बरसों से इनके ऊपर काम चल रहा है। बड़ी बात कह रहे हैं कि एक तरफ से देखा जाए तो इसको ऐसे देखा जा सकता है कि इतना सारा विस्फोटक ये लोग इकट्ठा करने में कामयाब हो गए, इतना बड़ा रैकेट, इतना बड़ा सिंडिकेट ये चला रहे थे, इतने दिनों बाद पता चला। लेकिन इसका दूसरा पहलू अगर देखें कि इतना बड़ा विस्फोटक कम से कम पकड़ा गया इससे पहले कि एक बड़ी घटना होती, इतना बड़ा सिंडिकेट आखिरकार बस्ट किया गया इससे पहले कि और ज्यादा बढ़ाते चले जाते।